हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, या एमएससी में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। एमएससी का भी टॉपिक है, 11th-12th में भी रहता है, और अभी CUET जो 2023 में होने वाला है एग्जाम, उसमें भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का कन्फर्मेशनल आइसोमर, सर्वरूपीय समानता। तो देखते हैं, किसी मॉलिक्यूल के वे स्टेरियो आइसोमर जो उसके एक या एक से अधिक सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से उत्पन्न होते हैं, कन्फर्मेशन या रोटेशनल आइसोमर कहलाते हैं। ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उसका मीनिंग क्या है उसको देखते हैं। और क्या है कि सिंगल बॉन्ड का रोटेशन होता है, उसको भी देखते हैं। तो एक ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि हम लोग लिए हैं कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन, ये हो गया फ्लोरीन। और हम लोग को पता है कि कार्बन की अधिकतम वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो अब ले लेते हैं इसका मिरर इमेज एक, ये देखिए मिरर इमेज लेते हैं। तो क्लोरीन के पीछे क्या दिखेगा, क्लोरीन दिखेगा, फिर कार्बन, फिर क्लोरीन, और हाइड्रोजन ऊपर दिखेगा और ब्रोमीन नीचे दिखेगा। ये हो गया। अब अध्यारोपित नहीं होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए आप लोग अगर इस कार्बन को उठा करके आप लोग इस कार्बन पे बिठा देते हैं, तो आप लोग का दोनों लेफ्ट राइट हर एंगल से अगर देखोगे तो उसी तरीके से दिखेगा, तो अध्यारोपित होते हैं। अगर थोड़ा सा भी चेंज दिखता है तो वो क्या होता है, अध्यारोपित नहीं होता है बोलते हैं। तो चलिए इसको उठा करके हम लोग इसमें बिठाते हैं। तो कार्बन के ऊपर कार्बन ही आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन ही आएगा, और ब्रोमीन के ऊपर ब्रोमीन ही आएगा। तो ये तो अध्यारोपित हो रहे हैं। लेकिन अब देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन के नीचे में क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप लोग देखोगे जिस भी एंगल से देखना चाहते हो, तो ये तीनों तो आप लोग का सेम दिखेगा, उसी पे दिखेगा। लेकिन फ्लोरीन के ऊपर क्लोरीन दिखेगा और क्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन दिखेगा। तो ये तो हम लोग का दोनों नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल अध्यारोपित नहीं होते हैं, मतलब कि कन्फर्मेशनल आइसोमर में एक दूसरे से अध्यारोपित नहीं होते हैं। और देखो सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से उत्पन्न होता है बोल रहा है, मतलब कि ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही यहाँ पे रोटेशन करेंगे तो उससे उत्पन्न होगा हम लोग का कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो ये हो गया हम लोग का पहला, इसको कैसे कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलते हैं। अब देख लेते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर और उनका निरूपण, कैसे उसको हम लोग उसका निरूपण कर सकते हैं। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर को प्रदर्शित करने के लिए, कन्फर्मेशनल को प्रदर्शित करने के लिए 2 प्रकार का निरूपण प्रयोग किया जाता है। 2 प्रकार का निरूपण, पहला निरूपण है हम लोग का न्यूमैन प्रोजेक्शन और दूसरा है सोहार्स प्रोजेक्शन। हिंदी में न्यूमैन प्रक्षेप्य और सोहार्स प्रक्षेप्य बोलते हैं। एग्जाम्पल लिया गया है इथेन और ब्यूटेन का। तो यहाँ पे इथेन का मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग इथेन का करके देखिए। ब्यूटेन बता रही हूँ क्योंकि दोनों सेम है, बस हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप का चेंज होता है। तो अब देखते हैं, तो इससे पहले देख लेते हैं हम लोग न्यूमैन क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन और सोहार्स प्रोजेक्शन क्या होता है। तो पहले आप लोग को सोहार्स पढ़िएगा, फिर न्यूमैन पढ़िएगा तो आसानी से होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले न्यूमैन, हम सोहार्स पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए सोहार्स का मतलब क्या होता है, इस निरूपण में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एक लाइन द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है। तो अगर देखो ये नीचे वाला हाइड्रोजन, वैसे ही इसका ऊपर वाला हाइड्रोजन एक दूसरे से अगर देखेंगे तो ये विपरीत दिशा में है, तो ये क्या कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर स्टेगर्ड कहलाएगा, स्टेगर्ड। इसी का एक और सोहार्स होता है, एक हाइड्रोजन ऊपर, इसका भी हाइड्रोजन ऊपर, एक राइट में और एक लेफ्ट में, वैसे ही एक राइट इधर और लेफ्ट इधर। तो इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। 2 संरचना होता है, स्टेगर्ड और इक्लिप्स्ड। तो ये हम लोग का क्या है, ये एग्जांपल क्या है, इथेन का है। ठीक है, इथेन का क्या सूत्र होता है, CH3 होता है। उसी को हम लोग फैला कर लिखेंगे तो इस तरीके से हो सकता है। तो स्टेगर्ड और इक्लिप्स क्या है, इक्लिप्स मतलब कि सीस बोल सकते हो, देखो एक दूसरे के सीस पे हैं। और ये वाला हाइड्रोजन देखो अलग कलर से देखते हैं, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर वाला हाइड्रोजन
और नीचे वाला हाइड्रोजन देखिए ये एक दूसरे से ट्रांस में है, 180 डिग्री पे है, इसलिए इसको ट्रांस बोला गया है। और ये लेफ्ट वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ये भी 180 पे है, और ये वाला भी 180 पे है। और इसको देखोगे तो ये सभी हम लोग का सिस हाइड्रोजन कहलाएंगे। ये हो गया, तो ये सौहार्द हो गया। अब इसके बाद हम लोग प्रक्षेप वाला देख लेते हैं, सॉरी सौहार्द हो गया, सौहार्द प्रक्षेप। अब ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन देख लेते हैं उसके बाद। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन लिखने के लिए उससे कार्बन कार्बन बॉन्ड की दिशा में देखा जाता है, इथेन मॉलिक्यूल को वेज और डैश में दिखाया जाता है। ठीक है, अब इथेन मॉलिक्यूल ये इथेन है CH3CH3। तो अब देखो यहाँ पे आप लोग एक मिनट देखते हैं। अब देखो कार्बन और कार्बन, एक कार्बन को स्थिर मान के दूसरे कार्बन को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। तो देखिए ये वाला हाइड्रोजन इसके जस्ट 180 डिग्री पे है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन कहलाएगा। और ये जो डैश वेज में है, ये वाला वेज भी वेज को देखिए, डैश को देखिए तो क्या होगा, 180 पे है। तो अब देखो ये एक कार्बन है, यहां से देखते हैं तो इस कार्बन के पीछे ये वाला कार्बन दिखेगा। तो एक कार्बन तो ये है हम लोग का, तो एक कार्बन पे CH3 सॉरी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो उसी के जस्ट पीछे के हाइड्रोजन कार्बन में क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। और इन दोनों के हाइड्रोजन के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा बोला गया है। तो ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो थीटा जो भी चाहो आप लोग रख सकते हो, 60 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो, 120 पे रोटेट कर सकते हो, 180 पे रोटेट कर सकते हो। और अधिकतम हम लोग का 360 ही हो सकता है, 360। तो यहां से देखेंगे तो इस कार्बन के पीछे ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन के नीचे में ये वाला हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन के पीछे में ये वाला, और ये डैश वाले पीछे में ये वाला। तो इस तरीके से होगा। अब इसका ये तो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन हो गया बोल रहे हैं। अब इक्लिप्स वाला कन्फर्मेशन देख लेते हैं, इक्लिप्स कैसे रहेगा, वही है सौहार्द वाले का। तो इक्लिप्स में सौहार्द में क्या था, ऐसा था। तो इसको एक आंख अगर यहाँ पे फिट करते हैं और देखते हैं हम लोग तो कैसा दिखेगा, ये देखिए एक तो कार्बन जैसा है, हाइड्रोजन वैसा ही दिखेगा। अब देखो इस हाइड्रोजन के पीछे में ये जस्ट हाइड्रोजन दिखेगा, लेकिन अब हम लोग उसी को हाइड्रोजन को देखना चाहें तो क्या करेंगे, वो दिखेगा नहीं, हाइड्रोजन के पीछे छिप जाएगा। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग करके देखना चाहते हैं तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये फॉर्म क्या हो गया, इक्लिप्स्ड हो गया। और पहले वाला क्या था, स्टेगर्ड था। ये वाला हम लोग का स्टेगर्ड था। ठीक है, तो न्यूमेन में भी स्टेगर्ड इक्लिप्स होता है, और क्या है आप लोग का सौहार्द में भी स्टेगर्ड और इक्लिप्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब देखते हैं, देखिए कन्फर्मेशन इन एन-ब्यूटेन। एग्जाम्पल एन-ब्यूटेन में हम लोग कन्फर्मेशन आइसोमर को दर्शाएंगे कि किस तरीके से होगा। स्टार्ट करते हैं। एन-ब्यूटेन को इथेन का एक ऐसा डाइमिथाइल व्युत्पन्न माना जा सकता है जिसके C2C3 कार्बन का एक एक हाइड्रोजन एटम CH3 ग्रुप से प्रतिस्थापित हो गया है। तो देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। देखो CH3, पहले तो ब्यूटेन का सूत्र लिख लेते हैं, फार्मूला CH2, और ये हो गया CH3। तो इथेन का क्या होता है, CH3 और CH3। तो एक हाइड्रोजन को हटा करके हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, ब्यूटेन में एक एक CH3 जोड़ दिए हैं, सिंपल सा। तो वही है, अगर इथेन में देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो, ब्यूटेन में भी देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इथेन के समान ब्यूटेन में भी C2 को स्थिर रखकर C3 को घुमाया जा सकता है, तब 360 से घुमाने पर अणु पुनः मूल स्थिति में आ जाता है। चलो समझते हैं, ये 360 में घुमाने पर पुनः अणु पुनः अपनी मूल स्थिति पे आ जाता है। तो आप लोग ये इमेजिन करिए, आप लोग अगर 360 पे घूमते हो, ठीक है, अगर लेफ्ट से घूमते हो या राइट से घूमते हो, तो 360 में घूम कर देखिए सेम जैसे थे वैसे ही आ गए हो कि नहीं। तो इसीलिए अगर मॉलिक्यूल में भी अगर करते हैं 360 घुमाते हैं तो क्या होता है, पुनः अपनी मूल स्थिति पे ही आ जाता है बोल रहे हैं। तो एग्जांपल देखते हैं अब नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे ये पहला है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को माइंड में हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी मत भूलिएगा।
तो अब देखो यहाँ पे कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ब्यूटेन है, एक कार्बन ये है, इसी के जस्ट पीछे में हम लोग का दूसरा कार्बन है, ये हो गया। तो एक कार्बन पे CH3 और दूसरे पे CH3, तो यहाँ पे देखिए एक CH3 यहाँ पे और एक CH3 इसके जस्ट ऊपर में है, तो ये दोनों का कोण कितना है, 180 है कि नहीं है। ठीक है, तो इस संरचना को क्या बोलते हैं, फुली स्टेगर्ड संरचना बोलते हैं। नाम भी याद रखिएगा, फुली स्टेगर्ड संरचना है ये। तो फुली स्टेगर्ड संरचना है हम लोग का। तो कैसे करेंगे इसको, अब हम लोग को क्या करना है कि इसको रोटेट करवाना है। कैसे रोटेट करवाना है कि देखिए, इसको इरेज कर रही हूं मैं थोड़ा सा, चलो ये हो गया। अब रोटेट करना है, अब हम लोग को एक कार्बन को स्थिर करना है। देखिए येलो वाला कार्बन, सभी पे येलो वाला कार्बन को स्थिर रखे हैं हम लोग, और जो लाइट ब्लू है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन हम लोग का यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला CH3 ग्रुप यहाँ पे और ये हाइड्रोजन यहाँ पे। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ और मिथाइल ग्रुप यहाँ। इससे यहाँ गए हैं 60 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं, 60 डिग्री रोटेट किए तो इस तरीके से होगा। तो ये वाला संरचना क्या कहलाता है, इक्लिप्स कहलाता है। तो हम लोग पहले देख चुके हैं स्टेगर्ड और इक्लिप्स में क्या अंतर होता है। इक्लिप्स में आप लोग का जस्ट उसके पीछे में रहता है और स्टेगर्ड में क्या रहता है, 180 डिग्री पे रहता है। तब इक्लिप्स से हम लोग 60 डिग्री फिर से 60 डिग्री रोटेट करते हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे और ये हाइड्रोजन फिर से यहाँ पे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गया है, और इस फॉर्म को हम लोग स्टेगर्ड बोलते हैं या तो गॉच बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, गॉच संरचना पूछता है तो इसको देना है हम लोग को। गॉच का मतलब क्या होता है, दो मिथाइल ग्रुप हम लोग का 60 डिग्री पे आता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, गॉच संरचना बोलते हैं। देखिए ये वाला CH3 और ये वाला CH3 60 डिग्री पे है, तो ये संरचना क्या कहलाएगा, गॉच संरचना कहलाएगा। अब इसको फिर से रोटेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग का फोर्थ संरचना आ जाएगा, फुली इक्लिप्स वाला। ये देखिए फुली इक्लिप्स मतलब कि दो मिथाइल ग्रुप हम लोग का जस्ट एक दूसरे के पीछे में है, तो दोनों अगर रहेंगे तो उसको फुली इक्लिप्स बोलेंगे। और ये थोड़ा सा क्या पूरा अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप हम लोग का बड़ा सा ग्रुप एक साथ रहता है, तो वो प्रतिकर्षण करने की कोशिश करता है। प्रतिकर्षण करेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर दो मिथाइल ग्रुप 180 डिग्री पे अधिक दूरी पे रहने की कोशिश करेगा तो वो क्या कहलाएगा, स्टेबल होता है। तो फुली स्टेगर्ड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और फुली इक्लिप्स क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। आप देखो फुली इक्लिप्स से हम लोग अगर रोटेट करेंगे तो फुल स्टेगर्ड फिर से गॉच फॉर्म आएगा। देखिए यहाँ पे ये रोटेट कर दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ कर दिए, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रोटेट किया दिए, तो यहाँ पे फिर से देखिए गॉच आ गया, CH3 के भी 60 डिग्री, तो फिर से गॉच हो गया। अब फिर इसको रोटेट करेंगे तो इक्लिप्स संरचना जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां क्या क्या संरचना है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे इसी में थ्योरी डिस्क्राइब किया गया है, उसको देखते हैं। देखिए जब दोनों कार्बन एटम के मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं तो इनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है, और यह एन ब्यूटेन का सबसे स्टेबल रूप होता है। इसे फुली, एक करेक्शन करिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, फुली इक्लिप्स ना होकर ये क्या है, फुली स्टेगर्ड है। यहाँ पे इक्लिप्स को काटिएगा और ये फुली स्टेगर्ड सबसे स्टेबल संरचना होता है। ये हो गया। और क्या बोल रहा है कि इनमें एक कार्बन का मिथाइल ग्रुप दूसरे कार्बन के मिथाइल ग्रुप व हाइड्रोजन एटम के मध्य होता है, इन्हें गॉच फॉर्म कहते हैं। देख चुके हैं, देखिए यहाँ पे प्रीवियस पे गॉच किसको बोल रहे हैं, ये वाले, जब एक CH3 ग्रुप और एक दूसरा CH3 ग्रुप या हाइड्रोजन, इन दोनों को गॉच बोल सकते हो या तो इन दोनों को गॉच बोल सकते हो, किसी को बोला गया है तो गॉच संरचना बोला गया है। यह फुली स्टेगर्ड संरचना की अपेक्षा कम स्टेबल होता है। फुली स्टेगर्ड तो सबसे मोस्ट स्टेबल होता है, फिर गॉच होता है। अब देखो अब क्या बोला गया है कि एन ब्यूटेन के मुख्य स्वरूपण निम्नलिखित हैं। आप लोग इतना जो 6 संरचना देख कर आए हैं ना स्ट्रक्चर, उसका ये 4 रूप देखे हो। एक तो पहला है फुली स्टेगर्ड, दूसरा है फुली इक्लिप्स्ड, तीसरा है गॉच और चौथा है इक्लिप्स्ड। ठीक है।
अब एन ब्यूटेन, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, एन ब्यूटेन के समावेश का सापेक्षिक स्थायित्व या रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ एन ब्यूटेन देखते हैं। तो ब्यूटेन के C2C3 रोटेशन के द्वारा एनर्जी चेंज में फुली स्टेगर्ड और फुली इक्लिप्स्ड में एनर्जी में अंतर कितना होता है, 22.2 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, तो ये आता है पेपर में, तो ध्यान रखिएगा क्या आता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है इसमें से कि अगर 1-2 नंबर का देता है तो फुली स्टेगर्ड और फुली इक्लिप्स्ड में एनर्जी गैप या एनर्जी अंतर कितना होता है, ऊर्जा अंतर कितना होता है, तो आपको लिखना है 22.2 किलो जूल पर मोल होता है करके लिखना है। वैसे ही फुली स्टेगर्ड और गाउज रूप में 3.8 किलो जूल पर मोल का, अर्थात फर्स्ट सबसे स्टेबल और फुली इक्लिप्स्ड रूप फोर्थ सबसे कम स्थायी होता है बोल रहा है, तथा गाउज थर्ड और 5 रूप पहला से थोड़ा सा स्थायी या ग्रसित रूप फुली इक्लिप्स्ड रूप से थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है। विभिन्न रूपों को उनके मध्य पाए जाने वाले ऊर्जा रोधिका को दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि सिद्धांत मुक्त घूर्णन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रोधिका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी के बीच दिया गया है बोल रहा है, परंतु यदि विभिन्न रूपों के विभिन्न रोधों पोटेंशियल एनर्जी बैरियर में लगभग यदि 9.5 किलो कैलोरी पर मोल से अधिक का अंतर ना हो तो सरल मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष मुक्त घूर्णन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है कि नहीं, उसी को बोला गया है। तो देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। पहला, चलो लिख ही देती हूं मैं, यहाँ पे देखो पहला वाला क्या है हम लोग का, पहला संरचना का नाम क्या है, फुली, एक मिनट, पहला संरचना हम लोग का नाम क्या था, फुली स्टेगर्ड था। दूसरा संरचना का नाम क्या था हम लोग का, इक्लिप्स्ड था। और तीसरा और पांचवा दोनों संरचना का नाम क्या था, गाउज था। ठीक है, और गाउज देखते हैं, गाउज ही था ना, ये देखिए तीसरा और संरचना गाउज ही है। अब चौथा संरचना क्या है हम लोग का, फुली इक्लिप्स्ड है। ठीक, चौथा संरचना क्या है, फुली इक्लिप्स्ड है। और छठवां संरचना क्या था हम लोग का, इक्लिप्स्ड था। नो, इक्लिप्स्ड तो हो गया है, हाँ इक्लिप्स्ड था। ठीक, ये हो गया। तो सबसे मोस्ट स्टेबल हम लोग का फुली स्टेगर्ड होता है। अब देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर हम लोग किए हैं, तो इसीलिए मैं नाम लिख दी हूँ इसका कि क्या क्या लिए हैं करके। तो अब देखो पहला हम लोग का फुली स्टेगर्ड है, दूसरा क्या है, इक्लिप्स्ड है। इक्लिप्स्ड और गाउज के बीच थर्ड गाउज था, ठीक है, थर्ड गाउज है और दूसरा इक्लिप्स्ड है। तो इक्लिप्स्ड और गाउज के बीच पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना है, 14.6 14.6 का एनर्जी गैप है। वैसे ही गाउज और फुली इक्लिप्स्ड जो चौथा है उसके बीच एनर्जी अंतराल कितना है, 22.2। वैसे ही हम लोग का गाउज और फिर से इसके बीच में क्या है, इक्लिप्स्ड के बीच में 14.6 है। तो इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और एंगल ऑफ रोटेशन जो थीटा लिए थे हम लोग, उसके बीच डायहेड्रल एंगल बोलते हैं उसको, उसके बीच यहाँ पे दिया गया है ग्राफ। अब देखो, अब स्टेबिलिटी देख लेते हैं। फुली स्टेगर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर गॉज की होती है, फिर इक्लिप्स्ड की होती है, फिर फुली इक्लिप्स्ड की रहती है। फुली इक्लिप्स्ड मतलब कि अनस्टेबल होता है सबसे ज्यादा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए ग्राफ की सहायता से। और पोटेंशियल एनर्जी में देखेंगे तो फुली इक्लिप्स्ड सबसे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या हम लोग का रिलेशन बता सकते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, बोल सकते हैं इसको। तो ये हो गया हम लोग का एन ब्यूटेन में। अब देख लेते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन के संरूपण। यह आप लोग के बीएससी फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक
है कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जैसे कि ब्यूटेन में देखे थे वैसे ही साइक्लोहेक्सेन में स्वरूपण बताया गया है कि एल्केन के समान साइक्लोहेक्सेन में भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। साइक्लोहेक्सेन के दो नॉन प्लेनर कोणीय तनाव रहित स्वरूपण संभव होते हैं जिन्हें क्रमशः चेयर और बोट रूप कहते हैं। तो देखते हैं चेयर और बोट रूप क्या है हम लोग का। देखिए यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन है हम लोग का, दो हाइड्रोजन सभी कार्बन पे है, तो ये चेयर है और ये बोट है। तो अब चेयर क्यों बोलते हैं और बोट क्यों बोलते हैं उसको देख लेते हैं। आप लोग देखोगे चेयर को, आप लोग देखिए थोड़ा सा, अब इसको देखिए, अगर यहाँ पे आप लोग पैर रखते हो और यहाँ पे सोते हो इस तरीके से, तो ये चेयर की तरह दिख रहा है कि नहीं। वैसे ही बोट को देखना चाहते हो तो नाव को जैसे देखे हो तो ये नाव के जैसे दिख रहा है कि नहीं उसको देखो, तो ये चेयर की जैसे दिखता है और ये नाव के जैसे दिखता है, इसलिए चेयर और बोट फॉर्म बोलते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है कि बोट फॉर्म। तो याद रखना चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बोट के कंपेयर में। अब यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन सभी पे है, तो ये दोनों हाइड्रोजन समान नहीं है। क्यों समान नहीं है? क्योंकि एक एक्सियल पे है और एक इक्वेटोरियल पे है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल किसको बोलते हैं हम लोग। अभी इसके लिए अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइक्लोहेक्सेन का संरूपण देखेंगे। अब देखो दोनों रूपों की एनर्जी में लगभग 44 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा का अंतर होता है। चेयर तो सबसे स्टेबल है बोट से, और दोनों के बीच एनर्जी गैप कितना होता है बोल रहा है 44 किलो जूल पर मोल होता है। तो ये हो गया हम लोग का कन्फर्मेशनल आइसोमर या संरूपण समवायता। ये टॉपिक आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। ये पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में भी और एमएससी के लिए भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। धन्यवाद।